उस घटना के बारे में जाने हैं तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेशन बना पाएंगे। अगर हम आपको कोई एंशिएंट हिस्ट्री की बात बताएं तो आप क्या जानते हो, कोई पॉलिटी की बात इंग्लिश में करें तो आप उससे कोरिलेट कर पाते हो क्योंकि आपके माइंड में है, आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी करंट का टॉपिक अगर आपको देता है, साइंस का टॉपिक देता है, एनवायरनमेंट का टॉपिक देता है, पॉपुलेशन का टॉपिक देता है या कोई पेंडेमिक दे देता है तो भी आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस की महामारी सबने झेली, उससे रिलेटेड कुछ अगर बात बता दे तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर पाएंगे ना। ठीक है, करंट में आपको तथ्य बताने पड़ते हैं जब करंट के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जब करंट के क्वेश्चन नहीं मिलते, आपको उस पैसेज को समझना होता है तो आपको कुछ जानना होगा, है ना, फिर आप थोड़ा कर पाएंगे। चलिएगा, मैं ये देख रही थी कौन कौन से मैंने करा रखा है, अदरवाइज रिवाइज हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोर लगेगा। देखेंगे पैसेज है, एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन अ मार्शलैंड आउटसाइड रोम। ये पैसेज आपका 2015 में आया हुआ है एक एग्जाम में। कह रहा एंड ओल्ड शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स होता है गरड़िया, ठीक है, जो भेड़ पालने वाले होते हैं उनको गरड़िया कहते हैं। वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी बजाना, ठीक है, प्ले होता है बजाना। ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम he played so sweetly that a lovely fairy came and listened to him। इतना सुंदर उसने बजाया कि एक फेरी मीन्स एक परी आई और उसको ध्यान से सुनने लगी। अब यहाँ पे देखिए मार्शलैंड एक वर्ड आया, इसका मीन्स क्या होता है, दलदली भूमि। ठीक है, वैसे तो वेटलैंड आप जानते हो आर्द्र भूमि होता है, लेकिन दलदली भूमि को वो मार्शलैंड बोलते हैं। लिख सकते हैं MARSHLAND, जो बच्चे नहीं जानते लिख ले, जो जानते हो रहने दे। MARSHLAND, मार्शलैंड मीन्स होता है दलदल भूमि। इसके बाद यहीं पर एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा देखिएगा, विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल। किसने पूछा होगा, आगे बताएगा, शी सेड। अब यहाँ पर देखिए शी मीन्स आप जान गए ना कि परी की बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको प्रोनाउन से जानना होगा कि फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिएगा, यस 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 लवली लेडी, किसने कहा होगा, शेफर्ड। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रॉब। और उसने क्या किया, हाँ, रिंग पहनाई उसको और उसने क्या किया, ड्रेस्ड इन प्रिंसली रॉब्ड, और उसने क्या किया, यहाँ पर कह रहा कि उसको राजसी कपड़े में, प्रिंसली रॉब्ड मीन्स होता है राजसी ड्रेस, उसमें उसने उसको सजा दिया। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, ही सेड। ही मीन्स शेफर्ड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ परी लोक नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, रोम में जाऊंगा। बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, और मैं अपने फ्रेंड से फेयरवेल के साथ, बिड मीन्स होता है विदा लेना, इसका सेकेंड फॉर्म बेड होता है। ही सेड, आगे देखिएगा, द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 व्हाइट हॉर्सेस। और उसने क्या कर दिया, उस प्रिंस को, जिसने प्रिंस बना दिया था उसको 12 घोड़े दिए और क्या कर दिया, गोल्डन कोच, कोच मीन्स कवच होता है, ठीक है, उसने गोल्डन कोच यानी कि सुनहरे कवच दिए। As he rode in state to Rome, और उसने क्या किया, बैठा और रोम के राज्य में पहुंच गया। He met the young queen of Italy, और वह इटली की क्वीन से मिला। Who invited him to her palace, जिसने उसे अपने महल में इनवाइट किया। The shepherd saw that he had won the queen's heart, और उसने, शेफर्ड ने देखा कि वह रानी के हृदय को जीत लिया है। He resolved to marry her and became the king of Italy। अब वो इस बात को भूल गया कि मेरी शादी परी से हो गई है, उसने क्या कर लिया, इटली के रानी से शादी कर लिया। And let the fairy go, और फेरी को क्या कर दिया, जाने दिया। So when he and the queen were along together, he knelt down, took her hand, saying, और जैसे ही वह क्या कर दिया, रानी का हाथ पकड़ा, वैसे ही वह knelt down, नी मीन्स होता है घुटना ना, यहाँ पर जो घुटने के बल बैठने को नी बोलते हैं,
डाउन, नेल्ट डाउन किया, घुटनों के बल गिर पड़ा। डाउन मीन्स होता है नीचे। एंड टुक हर हैंड सेइंग, और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू गवर्न इटली। और उसने क्या कर दिया, उससे बोला कि मुझसे तुम शादी कर लो, मैं इटली के साम्राज्य में तुम्हारी मदद करूंगा। बट एज सून एज ही स्पोक ही टर्न्ड इनटू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड। जैसे ही उसने इस बात को कहा, वैसे ही वह क्या हो गया, उसके सारे जो राजसी वस्त्र थे, सुंदर बन गया था, वो सब छिन गया, क्योंकि वो तो मैजिकल था। इसके बाद क्या हुआ, ओल्ड रग्ड शेफर्ड, और फिर से वह बूढ़े व्यक्ति में कन्वर्ट हो गया। और रग्ड मीन्स होता है ना भद्दा, बेकार सा, धूप में जलने वाला शेफर्ड बन गया। बट व्हाट इज कह रहा है, व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हियर, क्राइड द क्वीन। और अब वही रानी उसके ऊपर जोर से चिल्लाई कि यहाँ पर कह रहे हॉरिबल बेगर डूइंग हियर, कि यहाँ एक भयंकर डरावना भिखारी क्या कर रहा है। व्हिप हिम आउट द पैलेस, चाबुक मारो और इसे भगा दो। व्हिप मीन्स होता है चाबुक मारना, कोड़े मारना, WHIP। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन ही वॉज वेरी हैंडसम, सेकेंड वन इज he had saved her life, थर्ड देखिएगा he could play sweetly on his flute, चौथा कह रहा है the shepherd loved her। बहुत आसान प्रश्न था। फर्स्ट कह रहा है he was very handsome, यहाँ पे कह रहा है कि फेरी उससे क्यों शादी करना चाह रही थी, तो पहला रीजन गया गलत। दूसरा देखिएगा he had saved her life, थर्ड में he could play sweetly on his flute, यही उसने कहा है ना कि मिलकर बांसुरी महल में बजाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, when the fairy put a ring on his finger the shepherd, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है disappeared, सेकेंड कह रहा है changed into a handsome youth, थर्ड कह रहा है married her, और फोर्थ कह रहा है turned into a statue। कितने बच्चे सेकेंड कह रहे हैं, क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं, आवाज तो बहुत दूर से आई है। अगर आप सही हैं तो कॉन्फिडेंस में रहिए। क्वेश्चन फिर से सुनिए, यही देखिए एग्जाम में गलत होने के चांसेस हो गए ना, जैसे ही आपने पुनर्विचार किया क्वेश्चन पे। कई बार होता है ऐसा कि जैसे ही तनिक सा डाउट आपके मन में हुआ और आप क्या करते हो, फिर से विचार करते हो, तो दोबारा विचार करके जिस ऑप्शन पे आप सही थे उसको गलत करके और घर पे आके कहते क्या हो, यार पहले मैंने सही लगाया था, बाद में मैंने सोच के गलत कर दिया। ये सबके साथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, when the fairy put a ring on his finger the shepherd, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है disappeared, सेकंड कह रहा है changed into a handsome youth, थर्ड married her, फोर्थ turned into a statue। तो यहाँ तो साफ साफ बताया है ना कि उसने क्या हो गया, एक हैंडसम यूथ में चेंज हो गया। तो अब इसमें क्यों आप डाउटफुल हैं, आपको सही स्टोरी समझ में आई तो आप बोल दीजिए हाँ। अगला देखिएगा, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन, किससे गया, फर्स्ट ऑप्शन प्लांक्विन, दूसरा कह रहा है पालनक्विन, तीसरा कह रहा है बोट, और चौथा कह रहा है कोच। देखिए दूसरा बोट कह रहा है तो गलत हो गया, पालनक्विन मीन्स पालकी होता है, और आपका कोच यानी कि सुरक्षा कवच उसको मिल गया, उसके साथ या 12 घोड़ों के साथ। When the shepherd reached Rome, he complete the sentence. Met her friends here, अपने मित्र से मिला, तो वहाँ पे वो मैस्कुलिन जेंडर है तो हर आना नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है sought his parents permission to marry the fairy. Met the king of Italy. किंग से नहीं मिला, क्वीन से मिला। फर्स्ट अगला ऑप्शन देखिए, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू whipped out of the palace because he, first option refused to marry her, turned old and ugly person, tried to steal her jewels, revealed his plan to marry the fairy, second option, ठीक
है जो हमारा पर्यावरण है वो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तथ्यों दशाओं को रखता है। इसके बाद कह रहा है डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, और एक व्यवस्था को विकसित करने में अपना भूमिका निभाता है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन हैज क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ डिकेडेंस। 10 वर्षों के दशक की बात किया जाए तो मनुष्य ने क्या किया है? इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अव्यवस्था फैलाना, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप जान ही रहे हो, है ना, औद्योगिकरण। इसके वजह से क्या हो गया है? मैन हैज क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ डिकेडेंस, दशक में एक ऐसी अवस्था डेवलप कर दी है। ही हैज कंटिन्यूली टेम्पर्ड विथ नेचर, और वह क्या कर रहा है? नेचर के साथ लगातार क्या कर रहा है? टेम्पर्ड मीन्स होता है किसी को डिस्टर्ब करना या छेड़छाड़ करना, ठीक है। विथ नेचर विच हैज रिजल्टेड इन द थ्रोट एंड थ्रेट टू द सस्टेन ऑफ मैनकाइंड, और ये मैनकाइंड के लिए क्या एक प्रकार की धमकी साबित हो गई है। थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना, ठीक है, मीन्स संकट में डाल दिया है। फिर कह रहा है कि ऑल्दो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिस्टोर नेचर टू इट्स प्रीवियस स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड सेरेनिटी, द इफर्ट्स हैव नॉट बीन होल हार्टेड। और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? इतना कुछ करने के बावजूद भी तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं रिस्टोर नेचर, प्रकृति को हम फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इट्स प्रीवियस स्टेट ऑफ प्योरिटी, जैसे वह पहले पवित्र अवस्था में हुआ करती थी। एंड सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स होता है शांत स्थिति, उसको सेरेनिटी कहते हैं। द एफर्ट्स हैव नॉट बीन होल हार्टेड, और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरे हृदय से नहीं किए जा रहे हैं। अर्थ इज द होम वी ऑल आर शेयर एंड वुड पास ऑन आवर फ्यूचर जनरेशन एज देयर लेगेसी। अर्थ ही हमारा घर है और जिसको हम भविष्य की पीढ़ी को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। वुड पास ऑन मीन्स होता है ट्रांसफर करना या आगे बढ़ाना। बट इफ दे इनहेरिटेड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम वर्तमान समय की विरासत की बात करते हैं जो हम इस समय बना दिए हैं, तो क्या हो गया है? दे वुड बी अनेबल टू सस्टेन देमसेल्व्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक पॉइंट है ना कि आप पर्यावरण का ऐसा इस्तेमाल करो कि भविष्य की जनरेशन के लिए बना रहे, ठीक है। उसको हम लोग संधारणीय विकास, धारणीय विकास, ठीक है, तमाम नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आया है, कह रहा है अनेबल टू सस्टेन देमसेल्व्स। मैन हैज स्टीडली इम्प्रूव्ड द टेक्नोलॉजीज, इतने तेजी से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। एंड अदर मीन्स नेसेसरी फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कि जो धन का बहुत तेजी से उत्पादन करे। फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस, और यंत्र की उपलब्धता प्रदान करे। फिर है दैट कुड गिव मोर फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर, और जो हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं वो हमें शारीरिक और मानसिक आनंद दे रहे हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू, बताइए औद्योगिक क्रांति कब आई थी? इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी, 1688, ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? वो तो चीन आजाद हुआ था। देखिए अगर औद्योगिक क्रांति, रक्तहीन क्रांति की बात करें तो 1688 है। चीन की क्रांति की बात करें तो 1911 है। रूस की क्रांति की बात करें तो 1917 है। रक्तहीन क्रांति और गुलाबी क्रांति है ना, गौरवपूर्ण क्रांति, इन सभी की बात करें तो 1688 है, जब वहाँ के राजा को क्या कर दिया गया था? विलियम थर्ड के द्वारा बीहेड कह सकते हैं, राजगद्दी से हटा दिया गया था, बीहेड के चांस पर शुरू किया गया था, ठीक है। और औद्योगिक 1688 ही है, उसी को औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। आप देख
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द ड्रास्टिक इक्वेशन ऑफ द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि धरती का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैन एक्सप्लॉइटेड नेचर, मनुष्य नेचर को बर्बाद कर रहा है। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना, नष्ट करना। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है आगे, for his benefits without any foresight as what the implications of the action should be, भविष्य के बारे में बिना विचार किए हुए प्रकृति को दोहन कर रहा है, ये नहीं सोच रहा इसका परिणाम क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग आज के हमारे क्रियाकलाप का ही परिणाम है। ठीक है, आगे देखिएगा, indiscriminate industrialization resulted in urban migration as the rural poor settled in the cities in search of opportunities। आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, छोटे शहर के लोग नगर में, नगर के लोग महानगर में, गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं। ऐसा इस पैसेज में भी बोल रहा है कि रूरल पुअर लोग क्या हो रहे हैं, सेटल्ड इन सिटीज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अवसर की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं। सिटीज ऑलरेडी फेसिंग अ पॉपुलेशन क्राइसिस, और शहरों में पहले से ही जनसंख्या का बहुत ज़्यादा क्राइसिस यानी संकट हो रहा है। कुड नॉट एकोमोडेट द माइग्रेट्स एंड दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसा विकास करेगा जो स्लम्स मीन्स होता है किसी चीज़ को अपने आप में नष्ट कर देना। ठीक है, समाप्त कर देना। This has resulted in increased pressure on available resources and further degradation of the environment, और इसका क्या परिणाम होगा, धीरे धीरे प्रकृति अपने रिसोर्सेज में कमी पाएगी और पर्यावरण का दोहन होता जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, A state of decadence has come about because of, शुरुआत के लाइन में मिला है ना, पहला ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स, दूसरा कह रहा है नेचुरल डिजास्टर, तीसरा कह रहा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव। कोई बात नहीं, वो वाला लाइन हम फिर से पढ़ देते हैं, आंसर निकालिएगा। कह रहा है द एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑल द फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग द एग्जिस्टेंस और द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन हैज क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ डिकेडेंस। क्वेश्चन मिलेगा तो इसी वाले पैराग्राफ में जाएंगे ना। अब फिर से सुनिए क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ डिकेडेंस हैज कम अबाउट बिकॉज ऑफ, पहला ऑप्शन ड्यू टू हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स, दूसरा नेचुरल डिजास्टर, तीसरा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज। मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे किसी भी व्यवस्था बनाए के बिना प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर इस इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अव्यवस्थित छेड़छाड़, ठीक है, जो कि मतलब कह सकते हो आप, आजकल देखिए लोग अपने खेत को भट्ठे को दे रहे हैं, आजकल देखने को मिल रहा है ना। अब वो जो गड्ढा हो जाएगा वो क्या करेगा, भूस्खलन का उत्तरदायी होगा, है ना। अगला देखिएगा, व्हाई वुड द फ्यूचर जनरेशंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ, व्हाई वुड द फ्यूचर जनरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ, क्यों आगे भविष्य की पीढ़ी धरती पर रहने में कठिनाई महसूस करेगी। ऑप्शन सुनिए, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड ऑन ओवर एक्सप्लॉइट इन्वायरमेंट, तीसरा बिकॉज दे रिली ओनली ऑन टेक्नोलॉजी, और चौथा ड्यू टू लेक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आपको हरदम पैसे से एग्जैक्ट मीनिंग तो मिल नहीं सकती। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू द फ्यूचर जनरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ। क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या इस बात की चर्चा हुई है? नहीं हुई है ना। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रकृति गर्म हो जाएगी, सिर्फ यही लिखा
बचेगा नहीं। इनहेरिटेड मीन्स होता है विरासत, ठीक है, जो आप बचा के रखें। तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन सुनिए, बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड ऑन ओवर एक्सप्लॉइटेड एनवायरनमेंट, कि जो भी धरती का शोषण कर लेंगे वही भविष्य को देंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बिकॉज दे रिली ऑन द टेक्नोलॉजी, कि वे हमेशा टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हो जाएंगे। रिली ऑन मीन्स होता है निर्भर होना। और चौथा कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी की कमी हो जाएगी। लेक ऑफ मीन्स होता है कमी होना। देखिएगा चौथा क्यों नहीं सही है उसको सुनिए। कह रहा है ड्यू टू लेक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि जो आप बचा कर रखेंगे उसकी कमी हो जाएगी। और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि आप जब शोषण करके उसको नष्ट कर देंगे तो वही तो बचाएंगे। आप बताइए कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है ना। देखिए कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी की कमी हो जाएगी। अब पैसेज में बोल रहा है कि आप जब बचाओगे तभी ना सस्टेनेबल होगा। आप जान पा रहे हैं ना कि क्यों बी सही है? कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है? कह रहा है रॉन्ग डूइंग। सेकंड कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेस। चौथा कह रहा है कॉजेस। और तीसरा कह रहा है आफ्टर इफर्ट्स। बताइए इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को आप इम्प्लीकेट करना मीन्स क्या? किसी चीज को बचाओ, बढ़ाओ या लागू करो। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम होता है। दूसरा कह रहा है कॉजेस मीन्स क्या होता है? कारण। रॉन्ग डूइंग मीन्स गलत काम किया जाना। और आफ्टर इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव के बाद। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि मतलब जो आप काम करो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द थीम ऑफ द पैसेज इज। इसको आप बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण को डिग्रेडेशन मीन्स क्या? एक मतलब कम करना या उसको क्षरण करना। दूसरा कह रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तीसरा कह रहा है क्राइसिस फेस्ड बाय मॉडर्न वर्ल्ड। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा कह रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसकी भी चर्चा हुई है। और क्राइसिस फेस्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी भी बात हुई है। तो एक ऑप्शन मिला है आपको ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा। आप ये ना सोचिए हेडिंग हम एक ही बनाते हैं। जब आपको ऑल ऑफ द अबव मिल गया तो आप ऑल ऑफ द अबव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोल्यूशन और क्राइसिस दोनों की सीधी बात की गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मिला है ना, इंडिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रियलाइजेशन, ठीक ना। तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला कोई पैसेज देखिएगा, थोड़ा छोटा ही है। इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज ऑन अकाउंट ऑफ हर मटेरियल वेल्थ एज वेल एज हर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। समझ में आया? आया होगा। कह रहा है कि भारत केंद्र था किसका? अट्रैक्शन का। संसार में क्यों? क्योंकि उसके पास मटेरियल वेल्थ मतलब भौतिक संसाधन भी बहुत ज्यादा थे। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए तो कहा जाता था, यहाँ पर हरियाली की संपन्नता ज्यादा थी, ना कि सोना चांदी ज्यादा था। सोना तो लोग बाहर से लेके आते थे, और आपने पढ़ा ना कि काली मिर्च को यवन प्रिया कहते थे और लेके जाते थे। ठीक है, यूरोप के लोग। अब कह रहा एज वेल एज स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है ना, तो आपने देखा है कि बहुत सारे जो चीनी यात्री थे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग आते थे और यहाँ पर सुकून पाते थे। तो यहाँ स्पिरिचुअल एक्सीलेंट वर्ड का आध्यात्मिक संपन्नता से मतलब है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा, ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स। ट्रेडर्स मीन्स व्यापार करने वाले, और इन्वेडर्स मीन्स होता है आक्रमणकारी। समझ पा रहे हैं ना? इन्वेडर्स अलॉन्ग विथ प्रीचर्स। प्रीचर्स मीन्स उपदेश देने वाले। एंड फिलोसोफर्स, दार्शनिक लोग, केम टू इंडिया, ऑल ऑफ देम टू
exhausting land routes, और कैसे आए? थका देने वाले मार्ग से आए। exhausting मीन्स क्या होता है? थका देना। route मीन्स रास्ता, ROUT। एक ROOT होता है, ROOT मीन्स जड़ होता है, ठीक है। फिर कह रहा which put a lot of stress and strain on them, और ये बहुत उनके लिए संघर्षमय स्थिति होती थी। इसके बाद आगे देखेंगे अलेक्जेंडर्स ट्रूप्स। ट्रूप मीन्स होता है घोड़ों का दल या सेना, पैदल सेना को भी ट्रूप कहते हैं, ठीक है, या घुड़सवार सेना। रिफ्यूज्ड टू मार्च बियॉन्ड द झेलम। अब आपको याद आ रहा होगा किसकी चर्चा हो रही है ना? अलेक्जेंडर की बात हो रही है, जो कि आपने देखा है ना कि पुरुषवी नदी या झेलम नदी के किनारे से राजा पौलुस से लड़ाई करने आया था, है ना? और उसकी सेना ने फिर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है 8 वर्षों से उसकी सेना घर नहीं गई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ देयर weariness एंड exhaustion, मतलब बहुत ज्यादा तनाव में भी थे वे लोग और बहुत ज्यादा थक भी गए थे। They had therefore to be taken back home। क्यों आखिर ऐसा हुआ? क्योंकि वो अपने घर को जाना चाहते थे। हाँ, सैनिक ही तो तुरंत मना कर दिए कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे देखिएगा। However, many invading tribes during ancient and medieval ages made India their home। और बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आए और अपना भारत में घर बना गए। इसके बाद देखिएगा God absorbed in stream of her life, और अपने जीवन को सुखमय बना दिया भारत की संपन्नता से। Enriching her culture, और अपने कल्चर को enriching किए। Heritage and tradition, और अपनी परंपराओं को क्या किए? Heritage मीन्स होता है विरासत और tradition मीन्स होता है परंपरा। अब देखिएगा, अगर आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा हो तो आपको पता है ना कि पहले फ्रांसीसी लैंग्वेज था, हिंदी लैंग्वेज था, फिर हिंदी से आपने उर्दू फारसी अरबी मैच हुई तो उर्दू लैंग्वेज बनी, ये सब चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, और सबकी मदर संस्कृत भाषा को माना जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम संस्कृत लैंग्वेज को वैल्यू करना कम कर दिए हैं, ठीक है, सिर्फ अब ये लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाने लगा है। क्वेश्चन सुनिएगा, What does the passage speak of? पैसेज किस बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट है India's past glory, दूसरा ऑप्शन है India's wealth, तीसरा ऑप्शन है India becoming a home for foreigners, और चौथा कह रहा है invaders who attacked India। पहला ऑप्शन सुनिएगा, कह रहा है What does the passage speak of? इंडियाज पास्ट ग्लोरी, भारत की प्राचीन संपन्नता की बात किया है। वेट, भारत की प्राचीन संपन्नता पहली लाइन में ही तो मिली, पहले लाइन में ही तो आपको बताया गया कि भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक संपन्नता, इसके बाद की चर्चा नहीं हुई कभी। बस यही हुआ ना कि धीरे धीरे लोग आए और अपनी विरासत बनाते गए। दूसरा ऑप्शन सुनिए, इंडियाज वेल्थ, भारत के धन की बात, यहाँ पर धन की भी चर्चा नहीं हुई, बस यही हुआ कि यहाँ धनी देश था। तीसरा सुनिएगा, इंडिया बिकमिंग अ होम फॉर फॉरेनर्स, भारत विदेशियों का घर बन गया। अब पूरे पैसेज को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको पैसेज में बताया है ना, कह रहा है कि ट्रेडर्स इन्वेडर्स अलॉन्ग विद प्रीचर्स फिलोसोफर्स केम टू इंडिया। सबकी बात तो कह दिया, कह रहा है कि व्यापारी आए, आक्रमणकारी आए, उपदेशक आए और दार्शनिक आए और सब आकर के भारत में बस गए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है देखिएगा, इन्वेडर्स हु अटैक्ड इंडिया, वो तो सिर्फ शुरुआत में एक बात कहा है ना कि आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, ठीक है। ये एक स्टोरी है जो कि आप जानते भी हैं, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कंसंट्रेट होकर सुन नहीं रहे हैं। और एग्जाम में आपको कंसंट्रेट होकर उतने ही टाइम में पढ़ना और समझना दोनों है। समझ आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाट वाज इट दैट अट्रैक्ट ट्रेडर्स इन्वेडर्स प्रीचर्स फिलोसोफर्स टू इंडिया? आखिर क्या बात थी कि वो लोग आकर्षित हुए,
ठीक है, पहला ऑप्शन इंडियाज मटेरियल वेल्थ, दूसरा ऑप्शन इंडियाज सेंटर ऑफ फिलोसॉफिकल लर्निंग, तीसरा ऑप्शन इंडियाज ग्लोरी और चौथा ऑप्शन इंडियाज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। चौथे वाले ऑप्शन में कह रहा है, पहले में देखिए मटेरियल वेल्थ कहा तो भौतिक संपन्नता तो थी, लेकिन मात्र एक बात कहा ना, शुरुआत के आपको लाइन में बता दिया है कि आध्यात्मिक संपन्नता और भौतिक संपन्नता दोनों थी, ठीक है। और पहले ऑप्शन को अगर आप देखें तो सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि यह दार्शनिक ज्ञान का केंद्र था। ये आप अपने मनोभाव से समझ सकते हैं कि केंद्र था, किस व्यक्ति की कैसी विचारधारा उस व्यक्ति के थिंकिंग पर निर्भर करती है, वो आपको पैसेज में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था भारत का गौरव, और चौथे में कह ही दिया है पहली वाली बात कि भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक संपन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड फॉरेनर्स टेक एक्सट्रीम पेन्स टू कम टू इंडिया? क्या वजह था कि वो बहुत तकलीफ को सहे और फिर भी भारत में आए? पहला ऑप्शन इंडियाज इमेंस वेल्थ, कभी न खत्म होने वाला धन जो कि भारत के पास था। दूसरा देखिएगा स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि उनको जो है जब आपने देखा ना औद्योगिक क्रांति आई और मशीनों का आविष्कार हुआ तो लोग जो है भौगोलिक खोज भी शुरू करना शुरू किए, प्रशांत महासागर को नाम दिया गया मैगलन के द्वारा, तमाम तथ्य आपने देखा होगा, है ना, मशीन का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पे इमेंस वेल्थ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, तो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की बात आपके पैसेज में नहीं कही गई है। चौथा कह रहा है, तीसरा टू फाइट विथ किंग्स इन इंडिया, ये तो मात्र एक बात कहा ना, अलेक्जेंडर आया और उसकी सेना ने इनकार कर दिया। और चौथा कह रहा इंडियाज रिच कल्चर, समझ आया ना, भारत की जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत या संस्कृति थी, उसी की वजह से ट्रेडर्स भी आए, इन्वेटर्स भी आए, प्रीचर्स भी आए और फिलोसोफर भी आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, What forced Alexander's armies to return? अलेक्जेंडर की आर्मी क्यों आखिर वापस होने को मजबूर हुई? पहला ऑप्शन कह रहा है रेनेसांस ऑफ पीपल इन इंडिया, भारत के लोग पुनर्जागृत हो गए। दूसरा कह रहा है म्यूटिनिटी ऑफ अलेक्जेंडर्स सोल्जर, वो लोग बहुत सुस्त से हो गए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वियरनेस एंड एग्जॉशन, और चौथा कह रहा है लेक ऑफ फाइटिंग स्पिरिट। आपके पैसेज में एक जगह पर इसने बोला है कि बहुत ज्यादा वियरनेस यानी तनाव में आ गए और एग्जॉशन मींस बहुत ज्यादा थक गए। आप अगर पैसेज में इस वाली लाइन को देखिएगा तो यहाँ पे मिला है, देखिए अलेक्जेंडर्स ट्रूप्स रिफ्यूज टू मार्च बियॉन्ड द झेलम बिकॉज ऑफ देयर वियरनेस एंड एग्जॉशन, ठीक है। यहाँ पर पैसेज में सीधे कहा है कि वह बहुत तनाव में आ गए और बहुत थक गए, ठीक है, इसलिए झेलम नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट गुड डिड एंशिएंट एंड मिडिवल इन्वेडिंग ट्राइब्स डू इन इंडिया? कौन सी अच्छी बात थी जो कि मध्यकाल के और प्राचीन काल के आक्रमणकारी इंडिया में प्राप्त किए या पाए? पहला ऑप्शन They got absorbed in the mainstream of her life, उसने अपने जीवन को सुखी संपन्नता से भर लिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा They made India their home, उन्होंने इंडिया को अपना घर बना लिया। तीसरा कह रहा है They improved trade relations, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाए। चौथा कह रहा है They enriched the culture and heritage of India। चौथे वाले ऑप्शन को अगर देखें और पैसेज के अंत की लाइनों को देखें तो यहाँ पे सीधे कहा है they had therefore to be taken back home. However, many invading tribes during ancient and medieval ages made India their home and got absorbed in the stream of her life, enriching her culture, heritage and tradition. समझ आया ना चौथा ऑप्शन क्यों सही है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन मिले।
अगला पैसेज सुनिएगा जो कि थोड़ा बोरिंग है, कर्मचारी प्रशासनिक इन सब बातों पर है, इसमें स्टोरी नहीं है। पैसेज है व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क। हमें अपने काम को सही दिशा में ले जाना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। इट इज कॉमन साइट इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉइज, और ये हमारे जो देश के बेरोजगार है या एम्प्लॉइज लोग हैं उनको जो ये कॉमन साइट यानी कि सामान्य सी साइट मीन्स होता है दृष्टि या दृश्य, उनको एक थोड़ा सा ये ज्ञान प्राप्त है। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम, और उनको पता है कि हमको अपने समय पर जो भी काम करना है उसकी रिपोर्ट पेश करनी है। एट सेम टाइम डूइंग लिटिल वर्क, और उसी टाइम पर थोड़ा छोटा काम भी कर लेना है। इफ एन असेसमेंट इज मेड ऑफ टाइम दे स्पेंट इज गॉसिपिंग, ड्रिंकिंग टी, ईटिंग पान एंड स्मोकिंग सिगरेट्स, और जो भी टाइम बचेगा उसमें यहाँ पर जिक्र किया है ना, स्मोकिंग कर लेना है, चाय पी लेना है, खा लेना है पान, ये सब चर्चा किया है। गॉसिप मतलब गपशप कर लेना है थोड़ा बहुत। इट विल बी शॉकिंग टू नो दैट द टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क इज नेग्लिजिबल। अगर इस बात को ध्यान दिया जाए तो जो समय मिल रहा है उस समय में से भी क्या है, उस समय इन्हीं कामों में वेस्ट किए जा रहे हैं, तो अपने काम को नजरअंदाज किया जा रहा है। The problem is the standard which our leadership in administration set the staff, और समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि जो प्रशासन काम कर रहा है उनके स्टाफ वाला वह उतना एक्टिव नहीं है। ठीक है, फॉर द स्टाफ मीन्स देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स फॉर द स्टाफ, जो प्रशासन काम कर रहा है वो अपने स्टाफ के लिए जो सेट कर रहा है वो सही नहीं सेट कर पा रहा है। फॉरगेट द मिनिस्टर्स बिकॉज दे मिक्स पॉलिटिक्स, कह रहा है कि फॉरगेट द मिनिस्टर्स, अगर आप क्या कर पाए, फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूल जाना। फिर कह रहा है मिनिस्टर्स बिकॉज दे मिक्स पॉलिटिक्स, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, देखिए ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है ना नौकरशाह, जिसको हमने एक दिन बताया था ब्यूरोक्रेसी होता है, टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज है ना, इसको कह सकते हैं अधिकारी तंत्र। कह रहा कि व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, तो जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वही इस काम को अंजाम देते हैं, तो करते क्या है, व्हाट करके क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आगे बढ़िएगा, व्हाट डू द ऑफिशियल्स डाउन डू बिलो, तो वही जब काम नहीं करेंगे तो उनके नीचे वाले अधिकारी क्या काम करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिमेन्स वीक मेनली बिकॉज द एम्प्लॉइज डू नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल टू फॉलो, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट बीइंग। अब सोचिए अभी फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिमेन्स वीक मेनली बिकॉज द एम्प्लॉइज डू नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उच्च अधिकारी ही कुछ अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे हैं, तो देखिएगा टू फॉलो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट बीइंग द गुड बुक ऑफ बॉसेस देन डूइंग वर्क, तो वो अपने उच्च अधिकारी के द्वारा किए गए काम को न पढ़ करके समझ करके जान करके किताब पढ़ने में अपना टाइम बिता रहे हैं। पैसेज कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज, जो ऑथर पैसेज में बात किया है तो भारत के किस बात की चर्चा की है। फर्स्ट ऑप्शन वेरी स्ट्रिक्ट एंड फर्म, बहुत सख्त और दृढ़ है। दूसरा इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड टेप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तरफ ब्यूरोक्रेट वर्ड दिया है आपके पैसेज में और दोबारा उसी को हमने बोल दिया है ना, टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज, लाल फीताशाही। ठीक है, ये पॉलिटी का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आपकी फाइल का दौड़ती रहे लेकिन आपका काम ना हो, है ना। टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज मतलब यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, ये कागज वो कागज, उसको कहते हैं रेड टेपिज्म, और जो ये काम करता है उसको ब्यूरोक्रेट्स। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिएगा दूसरा ऑप्शन समझ गए ना। दूसरा ऑप्शन कहा है इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड टेप। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मोर और लेस इनफेक्टिव। चौथा कह रहा है बाय एंड लार्ज इफेक्टिव। बताइए
आखिर कह रहा है क्वेश्चन में कि लेखक के अनुसार भारत का प्रशासन कैसे काम कर रहा है। तो पहले ऑप्शन में कहा कि बहुत सख्ती से काम हो रहा है। दूसरा ऑप्शन में कहा रेड टेप। अब वो रेड टेप का मतलब वही अधिकारियों के कह सकते हो कि बैड एक्टिविटीज या फिर कह सकते हो ना कि काम समय बिताने वाले कामकाज। इसमें कहा है ना पान खाते हैं, चाय पीते हैं, है ना स्मोक करते हैं और इन्हीं चीज़ों में वो काम जो है नहीं करते हैं और यही चीज़ में ज़्यादा टाइम देते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ज़्यादा और कम इफेक्टिव है और चौथा कह रहा है कि बहुत लार्ज और प्रभावी है। तो दूसरा ऑप्शन हुआ ना करेक्ट कि ऑफिशियल एक्टिविटीज़ की वजह से भारत का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है द एम्प्लॉइज इन आवर कंट्री। पहला ऑप्शन आर नॉट पंक्चुअल बट समहाउ मैनेज टू कंप्लीट देयर वर्क। आप अपना कॉमन सेंस मत लगाइएगा, पैसेज में जो कहा वही सुनिएगा। ये नहीं कि आपने आज प्रमाण पत्र बनवाने गए और कोई अनुभव मिला वही यहाँ लगा दे। कह रहा है आर नॉट पंक्चुअल बट समहाउ मैनेज टू कंप्लीट देयर वर्क। भारत के जो कर्मचारी हैं पंक्चुअल नहीं है, किसी भी प्रकार से अपना काम कंप्लीट करते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है आर वेरी फ्रेंडली बट समटाइम्स लेजी। बहुत मधुरभाषी हैं, बहुत दोस्ती वाला रवैया अपनाते हैं, कभी कभी आलस्य आ जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब। वो अपने काम के लिए अच्छे हैं ही नहीं, इन्हें निकाल दो। चौथा कह रहा है आर क्वाइट पंक्चुअल बट नॉट ड्यूली कॉन्शियस। काम करने आते हैं लेकिन काम नहीं करते। चौथा ऑप्शन क्यों सही होगा समझ में आ गया? ठीक है, देखिए जब आपको आंसर ना आए तो कौन सा नहीं होगा उसको चुना जाता है। ये मैंने कई बार आपसे चर्चा की है। जब आप कौन सा नहीं होगा देख लेंगे तो कौन सा होगा पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन इज ऑफ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड। दूसरा ऑप्शन सेट्स अ गुड एग्जांपल टू द एम्प्लॉइज। तीसरा ऑप्शन इज कंपोज्ड इन आइडियलिस्टिक और चौथा ऑप्शन है इज ऑफ अ लो स्टैंडर्ड। कह रहा है लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी है। आपको मिला ना कि अधिकारी ही अच्छा काम नहीं कर पाते हैं कि वो कुछ अच्छा उदाहरण अपने से छोटे एम्प्लॉय को पेश कर पाए, तो वही नहीं कर पाएंगे तो एम्प्लॉय छोटे वाले कैसे काम करेंगे। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए ऑप्शन फिर से सुनिए। पहला कह रहा ऑफ अ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड कि तर्क के साथ कारण के साथ वो उच्च कह सकते हो स्टैंडर्ड दिखाते हैं। ऐसी तो बात ही नहीं, लो स्टैंडर्ड की चर्चा हुई। दूसरा कह रहा सेट अ गुड एग्जांपल ऑफ द एम्प्लॉय। किसी बात की कमी बताई गई पैसेज में कि अच्छा उदाहरण नहीं पेश करते हैं। इज कंपोज्ड ऑफ आइडियलिस्टिक आदर्शवादी विचारधारा पेश कर देते हैं। चौथा कह रहा है लो स्टैंडर्ड की वजह से। समझ आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन सुनिएगा द वर्क असेसमेंट मीन्स। यहाँ पे एक वर्ड आया है वर्क असेसमेंट। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है रिसर्च, सेकंड है इंक्वायरी और तीसरा है इवैल्यूएशन, चौथा है रिपोर्ट। असेसमेंट वर्क का मतलब होता है किसी के काम को कह सकते हो मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला है इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ वर्क है ना, ऑफ समथिंग या समवन। अगला क्वेश्चन सुनिएगा द मेन थीम ऑफ द पैसेज कुड बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीधे नहीं कह रहा है कि थीम बताओ, सीधे आपको घुमा के कह रहा है कि आपने जो भी विचार बनाया पैसेज को पढ़ के उसके अनुसार आपका थीम क्या होगा। पहला ऑप्शन द एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज क्वाइट कार्डिनल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द एम्प्लॉयज आउटलुक टुवर्ड्स वर्क इज जस्टिफाइड। तीसरा कह रहा है द एम्प्लॉयज मस्ट अलर्ट देयर आउटलुक टुवर्ड्स वर्क। चौथा कह रहा है द एम्प्लॉयज वुड नेवर चेंज देयर वर्क कल्चर। समझ नहीं पाएगा?
देखिए पहला ऑप्शन का मतलब कह रहा है कि जो एम्प्लॉय लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने काम को कॉर्डिनल बनाएंगे। देखिए ऑर्डिनल और कॉर्डिनल आपने पढ़ा है ना, ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, ऑर्डर के साथ, और कॉर्डिनल मतलब क्या, ऑर्डर ना हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वो काम बनाएंगे बिल्कुल बिना ऑर्डर के बना देंगे। दूसरा कह रहा है कि एम्प्लॉइज आउटलुक टुवर्ड्स वर्किंग जस्टिफाइड, जो काम करेंगे वो सिर्फ दिखाने के लिए करेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अपने काम को लेके अलर्ट रहेंगे, और चौथा कह रहा है कभी नहीं बदलेंगे। ये आप अपना कॉमन सेंस बता रहे हैं, वैसे भी ऐसा नहीं कहा है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि वो जो काम करेंगे वो सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सेल्फ जो है सेल्फ स्टडी करिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।